नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दोपहर की खबरों की शुरुआत करते हैं स्मृति ईरानी की खबर के साथ। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरबपति जॉर्ज सोरोस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने में लगी हुई हैं। ऐसी ताकतों को हमने पहले भी हराया है और अब भी हराएंगे। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे। स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस के इन मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब देने की जनता से अपील भी की। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश के आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हो, हिंदुस्तान ने वर्षों वर्ष तक एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी सरकार को चुना है। जॉर्ज सोरोस का ये ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस ने मिंत्राओं में हुए डीके यादव हत्याकांड में एक और खुलासा कर दिया है। उसकी हत्या करने के कुछ घंटे बाद साहिल गहलोत ने अपने दोनों फोन से डेटा डिलीट किया था। निक्की की हत्या के मामले में जांच हुई। पूछताछ में पता चला कि गहलोत ने गिरफ्तारी से पहले अपने उसके दोनों फोन का जो डेटा था उसे मिटा दिया और उसके फोन को कई दिनों तक छिपा कर रखा। पुलिस अब फोन से डेटा रिकवर करने के लिए फोन को फोरेंसिक लैब भेजेगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल गहलोत ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि निक्की यादव उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसकी शादी किसी और लड़के के साथ तय कर दी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद उसने हत्या की साजिश रच डाली। सनातन, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत जैसी बातों को लेकर बाबा बागेश्वर लगातार चर्चा में है, लेकिन इस बार एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को बाबा बागेश्वर की नई बातें चुभ गई। ओवैसी ने बाबा पर पहली बार बड़ा प्रहार किया है। बाबा ने सनातन विरोधियों को खिलाफ जो चैलेंज दिया उस पर ओवैसी भड़क गए। दिखाते हैं आपको इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट। अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं। इस बात की बात हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। चैलेंज करने वालों को बाबा का चैलेंज। कोई भी मुकाबला कर ले। बागेश्वर महाराज ने दी मुकाबले की चुनौती। दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते। खुले मंच से हुंकार, विरोधियों को ललकार। बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते।
अब तक तो लोग बागेश्वर महाराज को ही चैलेंज करते थे। बागेश्वर महाराज के चमत्कार को चुनौतियां मिलती थीं, चमत्कार को साबित करने की डेडलाइन दी जाती थी। लेकिन अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस अपनी भूमिका और चैलेंज करने की इस परंपरा को ही बदल डाला। चैलेंज करने का जिम्मा बाबा बागेश्वर ने खुद उठा लिया है। निशाना उन लोगों पर साधा जा रहा है जो लोग सनातन पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को सनातन के बहाने बाबा अपने मंच से खुला चैलेंज पेश कर रहे हैं, धूल चटा देने का दम भर रहे हैं। अब तक सनातन धर्म को केवल तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता था। हम दूसरे पंथों के लोगों को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से और बागेश्वर हनुमान जी महाराज के बल से ये घोषणा कहकर कहते हैं, अगर कोई कहे कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं, तो पूरी दुनिया के कोई भी दरबार या शक्ति का दूसरे पंथ का व्यक्ति बागेश्वर धाम का मुकाबला करते हम धूल चटाते। बाबा बागेश्वर इन दिनों छतरपुर में चल रहे समारोह में व्यस्त हैं। एक हफ्ते के समारोह में पहले महायज्ञ और फिर 121 कन्याओं के विवाह का व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम के बीच बाबा हर रोज सनातन को लेकर अपना झंडा बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। इस बार तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन विरोधियों पर वार करने के लिए शब्दों की सीमाएं भी लांघ डाली। कोई भी मुकाबला करने और कोई ये कहते कि बात शक्तियां नहीं होती या भगवान नहीं होते, ये संत पाखंडी होते हैं या इनके ही लोग होते, इनकी ट्रिक होती है या विज्ञान होते, हम उनको निंदा करके भेजेंगे। बाबा बागेश्वर अपने सनातन के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। हर मंच सनातन और हिंदू राष्ट्र पर उनके बोल निकल रहे हैं और अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। बाबा के खिलाफ नया मोर्चा खोला है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने बाबा के सवाल पर बिना नाम लिए क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। जिन हमारे बुजुर्गों ने, जिसको अंग्रेजी में कहते फाउंडिंग फादर्स ने, इस देश का संविधान बनाया जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर है, आप बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में। बागेश्वर महाराज और उनके बयान पर ओवैसी को आपत्ति क्यों है, उसकी वजह भी समझिए। बागेश्वर महाराज सनातन धर्म की बात करते हैं, बागेश्वर महाराज अखंड भारत की बात करते हैं, बागेश्वर महाराज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बाबा के इन्हीं बोलों पर ओवैसी को कड़ी आपत्ति है। मैं तो पार्लियामेंट में कहा था कि कोई महीना नहीं जाता जब यहां पर इस तरह की बकवास, अनाप शनाप और धमकी और डराने की बातें की जाती हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर सियासी निशाने पर आए हों, लेकिन इस बार बाबा का सामना ओवैसी से हुआ है, जो बाबा के चैलेंज को बिना नाम लिए चैलेंज कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात पृथ्वी शा की करते हैं। क्रिकेटर पृथ्वी शा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुंबई के एक होटल के बाहर क्रिकेटर पृथ्वी शा और एक लड़की के बीच हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। खबरें सामने आई है कि ये सारी घटना पृथ्वी के सेल्फी ना देने की वजह से हो गई। लड़की का नाम सपना गिल बताया जा रहा है। लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज सपना गिल की पेशी है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा इलाके का है। यमुना विहार के सामने दरअसल ये घटना घटी। मामूली विवाद में पड़ोसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कारोबारी वीरेंद्र कुमार अग्रवाल और उनके बेटे सचिन को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक पार्किंग विवाद को लेकर ये वारदात हुई। 10 से 12 राउंड गोली चली। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। एक्चुअली क्या है कि पार्किंग जो है वहाँ पे उसके एंट्री गेट पे इन्होंने पार्किंग अपनी कार खड़ी कर रखी थी। तो जैसे फादर और ब्रदर रात को मैरिज में से आए तो उन्होंने जा करके उनको डोर नॉक करके उनको बोला कि आप अपनी गाड़ी साइड में कर लो, थोड़ा आगे करके लगा लो। तो उन्होंने धमकी देके बोला कि हम तो नहीं हटाएंगे, जो तुमसे हो सकता है तुम करके दिखा दो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम होते कौन हो, तुम हमें रहना सिखाएंगे, तुम यहाँ पे रहते कैसे हैं, तो धमकी देने लगे। और तुरंत ही थोड़ी देर बाद हाफ एन आवर में उन्होंने
अपने जो भी थे उनकी टीम के लीडर जो भी थे उन्होंने अपने बदमाश बुलाए और अंधाधुंध फायरिंग करी है, जिसमें कि मेरे फादर को और मेरे ब्रदर को बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है और फादर की क्रिटिकल कंडीशन इस टाइम। किसी इनोसेंट पीपल के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डर का माहौल पैदा कर रहे हैं जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है एक नॉर्मल सिटीजन के लिए। जो इन्होंने कार्रवाई करी है वो सोचने वाली बात है। इन्होंने किस वजह से एक पार्किंग के लिए इन्होंने फायरिंग करी, किसी को इंजरी पहुंचाई और ड्रिंक करके गलत एक्टिविटी में ये जिन्होंने काम करा है। यमुना विहार C9 ब्लॉक में फायरिंग हो गई है। कॉल मिलते ही इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स पुलिस वहां पे पहुंच गई थी। जो नाइट जियो ऑफिसर थे एंड नाइट चेकिंग ऑफिसर थे और जो जितने भी सब डिवीजन के ऑफिसर्स थे, इमीडिएटली दे रीच द सीन और वहाँ पे जाके पता चला कि जो इंजर्ड थे दे हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ से हमने इमीडिएटली जो एक असेलेंट था उसको पकड़ लिया मौके से ही और उस वहाँ पे स्कफल में उसको भी थोड़ी सी इंजरी हुई थी तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल GTB एडमिट करवा दिया। बिहार के सासाराम में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि आज सुबह चेनारी थाने में गुप्ताधाम महाशिवरात्रि मेले में जा रहे श्रद्धालुओं से भरी हुई पिकअप गाय घाट पहाड़ी पर चढ़ते समय दुर्गावती जलाशय परियोजना के डैम में गिर गई। श्रद्धालुओं की गाड़ी लगभग 70 फीट नीचे गिरी। जानकारी के मुताबिक पिकअप पर कुल 26 श्रद्धालु सवार थे। सभी यात्रियों को लेकर गाड़ी कैमूर की पहाड़ी से करीब 70 फीट नीचे पानी से भरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। अभी तक इन 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। जानकारी मिली है कि 2 का पता नहीं है। हादसे में घायलों की संख्या 19 हो चुकी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। असम के जोरहाट जिले में एक बाजार में भीषण आग लग गई। आग में 200 से ज्यादा दुकानें जल गईं। उन्होंने बताया कि जोरहाट शहर के मध्य में स्थित चौक बाजार में गुरुवार देर शाम लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। बता दें कि आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल दुकानों में आग लगने से मालिकों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं महाराष्ट्र के भिवानी से भी ऐसी ही खबर आई, जहां पर पावरलूम कपड़े के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग में कारखाने में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग के कारणों का हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। पांच दिन तक चलने वाले एरो इंडिया शो का आज बेंगलुरु में समापन होना है और इस विशाल कार्यक्रम में 98 देशों ने हिस्सा लिया है। देश और विदेश से 73 मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 राष्ट्रों के वायुसेना प्रमुखों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बैठक की और अधिकारी के साथ विचार विमर्श साझा किए। एरो इंडिया शो के दौरान विभिन्न देशों ने अपने उपकरण साथ ही साजो सामान का प्रदर्शन किया। भारत ने 115 स्वदेशी कंपनियों की भागीदारी में देश में ही निर्मित 227 उत्पादों का प्रदर्शन किया। भारत का हल्का युद्धक विमान तेजस मार्क 1 इस कार्यक्रम के दौरान आकर्षण का केंद्र बना रहा। देश में ड्रोन का विस्तार बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत तेजी से आगे विस्तार करते हुए भी दिख रहा है। ड्रोन की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं में भी अब क्रांति की उम्मीद जगी है। उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अब ड्रोन के जरिए दवाएं भेजने का शुभारंभ हो चुका है। ड्रोन के जरिए ऋषिकेश एम्स से दवा टिहरी पहुंचाई जा रही है। ऋषिकेश एम्स ऐसा करने वाला देश का पहला एम्स बन चुका है। गुरुवार को एम्स ऋषिकेश से टिहरी स्थित जिला चिकित्सालय दवा पहुंचाकर इसका सफल ट्रायल किया गया। देश का ये पहला एम्स है तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर जरूरतमंदों तक जरूरी दवा पहुंचाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने गुरुवार को मेडिकल के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर ड्रोन से दवा पहुंचाने में सफलता हासिल की है। इस ट्रायल की तरफ से टीबी के मरीजों के लिए टिहरी जिला चिकित्सालय में दवा भेजी गई। एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड से टिहरी तक 36 किलोमीटर की ये हवाई दूरी ड्रोन ने 29 मिनट में पूरी की।
वैसे तो इसे यूज किया जा रहा है और देशों में, लेकिन हमारे कंट्री में एम्स में एक्चुअली ये पहला है जी। जितने भी एम्स हैं उनमें ये पहली बार ये किया गया है और मुझे लगता है कि इसका एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है, इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही है कि सेफ रहना चाहिए, ऐसे किसी चीज़ को स्ट्राइक ना करे जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाए जिससे। तो इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहना, बिल्कुल जैसे एविएशन में केयरफुल रहना पड़ता है वैसे ही ड्रोन में भी। मैम कितना वजन उठा सकता है और कितना समय कितनी दूरी तय कर सकता है ये वाला जो है ये 3 किलो उठा सकता है, लेकिन नए ड्रोन्स आ रहे हैं जो 200 किलो तक भी उठा पाएंगे। अच्छा, सो ऐसे हैं और वो डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर तक ये जा सकता है। तो दूसरे भी ड्रोन्स ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर जा सकते हैं और 100 किलोमीटर का वजन भी उठा के ले जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा से 97 किलोमीटर पूर्व में आज सुबह 5 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। हालांकि इस भूकंप की वजह से अभी तक जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। बीते दिन देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मेघालय में कल यानी 16 फरवरी को 3.9 तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप सुबह करीब 9:26 पर आया था और इसका केंद्र पूर्वी खासी हिल्स में 40 किलोमीटर की गहराई में था। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हो गया। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन के दौरान समापन समारोह में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर हिंदी और उसके प्रभाव के बारे में बताया। विदेश मंत्री ने फिजी के राष्ट्रपति विलियम का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से उन पर हिंदी फिल्मों का गहरा असर है। जयशंकर ने कहा कि फिजी के राष्ट्रपति ने बताया कि हिंदी फिल्मों ने उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। उनकी पसंदीदा फिल्म शोले है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि फिजी के राष्ट्रपति हमेशा इस गाने को याद रखते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और प्रसाद जी ने जिक्र किया था हिंदी सिनेमा के प्रभाव के बारे में, तो मैं आपके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा। जब हम लोग उस दिन मंच पे बैठे थे तो फिजी के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हिंदी फिल्मों का मेरे पर बहुत प्रभाव है, मैंने बहुत फिल्म देखे। तो मैंने पूछा कि आप मुझे बताइए सबसे फेवरेट, आपका सबसे प्रिय फिल्म कौन सा था? तो उन्होंने कहा वो नो क्वेश्चन शोले। और फिर उन्होंने कहा, आप लोग सब बैठे थे सामने, तो उन्होंने कहा मुझे अभी भी वो गाना याद आता है, वो दोस्ती। तो वो दोस्ती की भावना जो है हमने पिछले 2-3 दिन से अनुभव किया है और इसके लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल शेल्टर को खत्म किए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हम विचार करके जल्द सुनवाई की तारीख देंगे। आर्टिकल 360 के प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के केंद्र सरकार के फैसले और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थीं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने भारतीय टीम और खिलाड़ियों से जुड़े कई खुलासे किए थे। इसके बाद वो लगातार विवादों में बने हुए थे। अब उन्होंने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेज दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। उन्हें 7 जनवरी 2023 को दूसरी बार भारतीय टीम की चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया था। इसके लगभग 1 महीने बाद ही उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा है। 2 बार भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बने हैं, लेकिन दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं। किन्नौर में हिमपात पर हुए करीब 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक जिला के कई क्षेत्रों में सड़क संपर्क कायम नहीं हो पाया है। पूखंड का आस्टंग पंचायत जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहां 2 से 2.5 फीट तक हिमपात हुआ। इस वजह से सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाया। सड़क बंद होने से ग्रामीणों को यहां भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है, लेकिन वोल्टेज की समस्या अभी भी बनी हुई है। गांव में 800 से ज्यादा लोग रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क मार्ग को खुलवाने की मांग की है। वहीं प्रशासन ने जल्द ही मार्ग खुलवाने का भरोसा भी दिया है।
बर्फबारी के बाद 6 दिनों के बाद भी लिपा संपर्क मार्ग जो है अभी तक भी अवरुद्ध पड़ा हुआ है, जिससे कि स्कूल खुलने के बाद स्कूल के बच्चों एवं स्कूल स्टाफ को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। मेरा जिला प्रशासन से करवत निवेदन है कि वो लिपा संपर्क मार्ग में जो 2 से 2.5 फुट बर्फ गिरा है और पड़ा सड़क में पड़ा है, उसे बहाल करने में सहयोग करे और तुरंत प्रभाव से जो है इस रोड को खोलने की कृपा करे। और बिजली व्यवस्था अभी 3 दिन से लगभग सुचारू नहीं है। बिजली व्यवस्था एक लाइन में डीम में, और इसे भी तुरंत जो है सुधारा जाए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार सुबह नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट किया। उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर 1971 तक युद्ध का दृश्य यहां देखा। अक्साई चीन जैसे ऊंचे और ठंडे स्थान पर जहां गन फ्रीज हो जाने के बाद भी सैनिकों ने पैदल जाकर लड़ाई लड़ी थी, जो कि अद्भुत है। चितवाड़ नेशनल वॉर मेमोरियल देखने के बाद शौर्य, पराक्रम और विशेष प्रकार की प्रेरणा जागृत होती है। और भरतपुर से बड़ी खबर, 2 युवकों के जले शव मिलने का मामला, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अब परिजन अड़ गए हैं। चप्पे चप्पे पर हालांकि पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हरियाणा के लोहारू में 2 युवकों के शव मिले थे जली हुई हालत में। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र से इनका अपहरण हुआ था। यहां पर परिजनों की मांग है कि आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो, मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और इन मांगों को लेकर अब परिजन अड़ गए हैं। उनका कहना है कि सुपुर्दे खाक तभी किया जाएगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं। 2 युवकों के जले शव मिलने का मामला, भरतपुर आईजी का अब इस पर बयान आया है। पीड़ित परिवार ने 5 संदिग्धों के नाम एफआईआर दर्ज कराई है। लापता युवकों में से एक पर गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही शवों की पहचान हो पाएगी। 2 स्थानीय युवकों के अपहरण की रिपोर्ट उनके परिजनों ने दर्ज कराई कि वो घर से निकले थे और उसके बाद लौटे नहीं हैं। और जानकारी करने पर उन्हें पता चला है कि कुछ 8-10 लोगों ने उनका जिस बोलेरो में वो थे उसी के साथ अपहरण किया है और गंभीर मारपीट की है। इस जानकारी पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है ऐसे केसेस में केस आउट करने का, वो आरंभ किया गया। ये 15 की देर रात को। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख की भर्तियों की घोषणा पर स्वागत किया है। बेरोजगार संघ का कहना है कि 1 लाख भर्तियों को विभागों के मुताबिक वर्गीकरण करके जल्द कैलेंडर जारी करना चाहिए। साथ ही बेरोजगारों के पूर्व में किए गए समझौतों को भी लागू करना चाहिए। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में की गई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कर भर्तियों को पूरा करना चाहिए। साथ ही प्रक्रियाधीन भर्तियों को भी समय पर पूरा करने की सरकार को मॉनिटरिंग भी बढ़ानी चाहिए। लाख पदों पर सरकारी भर्तियां निकालने की घोषणा की गई है, जिसके लिए हम स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में हम मांग करते हैं जो 1 लाख भर्तियां जो पाइपलाइन में है उनको समय पे पूरी करवाए, क्योंकि चुनावी साल है और आचार संहिता जल्द लग जाएगी, ज्यादा समय नहीं बचा है। और जो 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की है वो विभाग वाइज उन पदों का वर्गीकरण किया जाए और ये उनका कैलेंडर जारी किया जाए कि कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। और जो पहले बजट की, चाहे पंचायत राज जैन हो, कनिष्ठ अनुदेशक हो, दंत चिकित्सक हो, जलदाय विभाग की वो भर्तियां, उनकी भी विज्ञप्तियां जारी करें, क्योंकि उन बजट की मांगों को भी पूरा करना जरूरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।